हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी ब्लूम्स टेक्सोनमी के बारे में। ब्लूम्स ने एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड जो टेक्सोनमी दी है, उस टेक्सोनमी को देने से पहले उन्होंने जो ह्यूमन की ग्रोथ है या चाइल्ड की जो ग्रोथ है उसको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया, 3 डोमेन के अंदर डिवाइड किया। कोग्निटिव डोमेन जो कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट से रिलेटेड था, हेड से रिलेटेड। दूसरा जो था अफेक्टिव डोमेन जो कि हार्ट से रिलेटेड था और इमोशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड था। और तीसरा जो डोमेन था वो साइकोमोटर डोमेन या जिसको कोग्निटिव डोमेन भी कहते हैं, वो हैंड से रिलेटेड था। तो आज के जो ब्लूम्स ने जो टेक्सोनमी दी है, उन्होंने जो अपनी टेक्सोनमी जो टेक्सोनमी में जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव को डिस्क्राइब किया है वो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट से रिलेटेड थे, जिसमें 6 ऑब्जेक्टिव्स उन्होंने डिस्क्राइब किए हैं: नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवेलुएशन। तो आज हम जिन ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे अफेक्टिव डोमेन से रिलेटेड हैं। अफेक्टिव डोमेन से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स की जो टेक्सोनमी है वो रेथवोल ने दी है। कहते कि ना सिर्फ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट क्लासेस के अंदर या स्कूल के अंदर हम सिर्फ बच्चे की इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट नहीं करते हैं, इसलिए हम सिर्फ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स की ही बात नहीं करेंगे, जो इमोशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स हैं उनकी भी बात करेंगे। हम क्लासेस के अंदर या स्कूल के अंदर बच्चों की इमोशनल डेवलपमेंट भी करते हैं। तो उस डोमेन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको रेथवोल ने अपनी टेक्सोनमी के अंदर डिस्क्राइब किया है। अब उन्हीं को हम वन बाय वन करेंगे। फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है वो रिसीविंग है। रिसीविंग में क्या किया जाता है, स्टूडेंट्स को कोई भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए, जैसे इमोशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो जैसे टॉपिक हैं, लैंग्वेज के अंदर जो मेनली हम टॉपिक्स की बात करते हैं, या जो सोशल स्टडी से रिलेटेड जो टॉपिक हैं, जो हमारे कॉमन टॉपिक हैं जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ है या फिर ग्लोबल वार्मिंग है, इस तरह के इमोशनली स्टूडेंट्स को उसकी तरफ अटैच करना ताकि वो इनकी इम्पोर्टेंस को समझ सके। या फिर जैसे लैंग्वेज के अंदर हम कोई मदर्स लव से रिलेटेड पोएम उनको पढ़ा रहे हैं या कोई कहानी सुना रहे हैं, देशभक्ति से रिलेटेड कोई पोएम है, इस तरह से उस केस में हम उनकी फीलिंग्स को डेवलप करते हैं, उनके अंदर उस चीज़ को लेके आते हैं, उनको जो उनके दिल को छुए। यानी कि इसके अंदर इन जो अफेक्टिव डोमेन से जो रिलेटेड हैं उसमें किसी चीज़ के प्रति, किसी टॉपिक के प्रति या किसी सब्जेक्ट के प्रति इंटरेस्ट डेवलप करने की, बच्चे का एटीट्यूड डेवलप करने की बात की गई है। ये जो ऑब्जेक्टिव है मेनली इसी चीज़ से रिलेटेड है। इंटरेस्ट से किसी चीज़ को अप्रिशिएट करे स्टूडेंट, उसका एटीट्यूड किस तरह का है, उसकी वैल्यूज़ किस तरह की डेवलप हुई हैं, उससे रिलेटेड है। तो फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है रिसीविंग। रिसीविंग में क्या किया जाता है, रिसीविंग रिलेटेड है कि स्टूडेंट जो भी आप उसको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जो भी आइडिया उसको पास कर रहे हैं, कोई आप पोइम पढ़ा रहे हैं किसी फीलिंग से रिलेटेड या कोई टॉपिक उसको करा रहे हैं, तो वो उसको रिसीव करेगा, पैसिवली रिसीव करेगा, आप उसको सुनेगा सिर्फ, ये उससे रिलेटेड है। अब यहाँ पे टीचर का काम है कि वो स्टूडेंट को कितना एक्टिवली, मतलब कितना ज़्यादा उसके बात को सुनने के लिए, समझने के लिए अपने लेसन के अंदर इन्वॉल्व करता है, उससे रिलेटेड है। इसके लिए टीचर जो है डिफरेंट तरह के स्टिमुलस यूज़ करता है, डिफरेंट तरह की स्टिमुलाई यूज़ करता है। कहीं पर वो स्टूडेंट्स को इमोशनल होके या स्टिमुलस वेरिएशन से जेस्चर्स यूज़ करके उस कहानी को सुनाता है या पोएम को सुनाता है, या कोई चार्ट यूज़ करता है या कोई मॉडल यूज, डिफरेंट तरह के स्टिमुलस यूज़ करके वो उस टॉपिक को स्टूडेंट को रिसीव करने के लिए तैयार करता है। तो ये ऑब्जेक्टिव उससे रिलेटेड है। सेकंड जो है रिस्पोंडिंग। अब स्टूडेंट ने जो रिसीव किया है, अब वो उसके तरफ उस चीज़ को लेकर, उस टॉपिक को लेकर जो उसने रिसीव किया है, जो उसने सुना है टीचर से, उसके ल्यू में उसकी तरफ वो रिस्पोंड करता है, आंसर करता है। या स्टूडेंट को अगर टीचर बोलता है लिखने के लिए तो वो लिखता है उस चीज़ को, उस चीज़ के लिए क्वेश्चनिंग करता है, वो है रिस्पोंडिंग से रिलेटेड है। तीसरा जो ऑब्जेक्टिव है वैल्यू या एटीट्यूड जिसको हम बोलते हैं। अब स्टूडेंट ने इंफॉर्मेशन को रिसीव कर लिया, रिस्पोंड भी किया है,
रिस्पॉन्ड करने के बाद वो उसको वैल्यू देता है। वैल्यू किसी प्रेशर में आके नहीं, अगर उसको अच्छा लगता है उस चीज़ का तो उसका एक एटीट्यूड डेवलप हो जाता है उसकी तरफ। जैसे मान लीजिए आपने देशभक्ति से रिलेटेड उसको कोई पोइम पढ़ाई है तो वो खुद से उसको वैल्यू देता है कि हाँ ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, अपने देश का सम्मान करना, अपने देश के प्रति प्यार होना, इस तरह से खुद से उस चीज़ को वैल्यू देता है, उस टॉपिक को वैल्यू देता है, उसका एक एटीट्यूड डेवलप हो जाता है उसकी तरफ, पॉजिटिव एटीट्यूड। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है, इस तरह का ये ऑब्जेक्टिव है, वैल्यूइंग या एटीट्यूड का जो ऑब्जेक्टिव है इस चीज़ से रिलेटेड है। नेक्स्ट जो है ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ जब जैसे हमने वैल्यू या एटीट्यूड की बात की है, वो सिर्फ एक एटीट्यूड की बात की, एक वैल्यू की बात की है। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन मीन्स डिफरेंट वैल्यूज इकट्ठी होके वो एक उसको अपनी फिलोसफी बना लेता है लाइफ की। अब जब भी वो बात करेगा तो उसकी जो बातें हैं या कि कोई भी चीज़ है उसमें देशभक्ति की भावना झलकेगी, यानी वो उसकी एक फिलोसफी बन गई, डिफरेंट वैल्यूज, देशभक्ति से रिलेटेड उसकी बहुत सारी वैल्यूज इकट्ठी हो गई। अब सिर्फ वो ना सिर्फ देशभक्ति में यही बात करेगा कि हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, हमारे आर्मी के लोग इस तरह से करते हैं, ये जबकि वो अगर उसकी कंट्री की कोई प्रॉपर्टी है उसको भी ख़त्म होने से बचाएगा या अपने जो देश के जो लोग हैं उनकी हेल्प भी करेगा। इस तरह से मतलब उसकी एक फ़िलोसफी बन गई वो लाइफ की, उसको हम ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव का नाम देते हैं। और लास्ट जो है कैरेक्टराइजेशन। अब कैरेक्टराइजेशन मीन्स इसमें अब उसका पूरा जो एटीट्यूड, जो इंटरेस्ट है उस टॉपिक के प्रति पूरा हो जाता है और वो उसको अपनी, इसको एंड गोल बोलते हैं, इस तरह की डेवलपमेंट का, इमोशनल डेवलपमेंट, वो अब उसको अपनी लाइफ के अंदर ले आता है, थ्रू आउट लाइफ वो उस चीज़ को लेके चलता है, ना सिर्फ स्कूल लाइफ तक ही, वो बाद में भी उस चीज़ को अपने कैरेक्टर के अंदर ले आता है। तो इस तरह का ऑब्जेक्टिव है ये। तो ये भी जो रैथवोल ने जो अपनी टेक्सोनमी दी थी, उन्होंने भी ये हिरार्किकल ऑर्डर में है ये ऑब्जेक्टिव्स भी। सबसे लो लेवल का जो ऑब्जेक्टिव है वो रिसीविंग है, उसके बाद जो है वो रिस्पॉन्डिंग है, उसके बाद है वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन जो है उसको एंड गोल माना गया है, जिसको कि जिस चीज़ को, जिस टॉपिक से रिलेटेड आपने उसको स्टूडेंट का जो एटीट्यूड डेवलप किया है या जो जिसको उसने अपनी फिलोसफी, लाइफ की फिलोसफी बना ली है, अब वो उसको थ्रू आउट द लाइफ अपने कैरेक्टर के अंदर रखता है। तो इस तरह के इमोशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड बात की थी रैथवोल ने। अब नेक्स्ट जो डोमेन था, थर्ड जो डोमेन है साइकोमोटर डोमेन। अब साइकोमोटर डोमेन में जो हम बात करते हैं वो स्किल डेवलपमेंट की करते हैं। जैसे आपने शुरू में स्टूडेंट को राइटिंग सिखाते हैं, राइटिंग की स्किल्स डेवलप करना, स्पीच की स्किल डेवलप करना, आर्ट एंड क्राफ्ट की स्किल डेवलप करना, इस तरह की स्किल्स, कीबोर्ड जो आप चलाना सिखाते हैं उसकी स्किल डेवलप करना, ये इस चीज़ से रिलेटेड है ये वाला जो डोमेन है साइकोमोटर डोमेन। तो इस डोमेन के जो ऑब्जेक्टिव हैं उनको डेव DAVE जो है, डेव ने इनको एक्सप्लेन किया था और इसको डेव टेक्सोनमी के नाम से भी जाना जाता है इस तरह के ऑब्जेक्टिव्स को। फर्स्ट जो है इसमें भी हिरार्किकल ऑर्डर में ही दिए गए हैं ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है वो था इमिटेशन। इमिटेशन होता है किसी चीज़ को कॉपी करना, एक तरह से जैसा दिया है उसको उसी तरह से कॉपी करना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बच्चों को राइटिंग सिखा रहे हैं, शुरू में हम राइटिंग सिखाते हैं, उसको लिखना सिखाते हैं अल्फ़ाबेट्स, तो आप टीचर क्या करता है, ब्लैक बोर्ड पे लिखता है और स्टूडेंट उसको एज इट इज़ कॉपी करता है। जैसा टीचर ने बताया है कि ये स्ट्रोक यहाँ से लेके आना है ए के लिए, फिर उसके बाद आपने कर्व बनाना है, तो स्टूडेंट जिस तरह से टीचर बताएगा उसको कॉपी करेगा, इमिटेट करेगा। सेकंड जो है इमिटेशन के बाद है मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन मीन्स अब टीचर उसको इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा है, वो अपने आप उसको बनाने की कोशिश करता है अल्फ़ाबेट को। जैसे ए जो टीचर ने कराया है उसको अपने आप, मैनिपुलेशन मीन्स अपने आप वो उसको उसके अंदर अपने आप उसको लिखने की कोशिश करता है, अब वो कॉपी नहीं करता है उसको, तो उसको मैनिपुलेशन में रखा गया है। नेक्स्ट जो है प्रिसिशन। अब उसने इमिटेट कर लिया, उसको मैनिपुलेट कर लिया। अब प्रिसिशन में क्या है,
जब स्टूडेंट उसको अपने तरीके से बनाता है, अब टीचर ने उसको कुछ नहीं बताया है, ना ही उसके टीचर का बताया हुआ उसके पास है, तो वो क्या करता है, खुद से, प्रिसिशन मीन्स खुद से बार बार प्रैक्टिस करता है। प्रिसिशन में प्रैक्टिस करने से रिलेटेड, एक्सरसाइज से रिलेटेड है कि बार बार वो उसको जो टीचर ने एक अल्फ़ाबेट बताया है उसको पूरे पेज पे लिखेगा, उसको प्रैक्टिस करेगा। वहाँ पे गलतियाँ भी होंगी, एरर होने के चांसेस भी हैं, उनको एरर को दूर किया जाएगा। इस तरह से रिलेटेड है ये ऑब्जेक्टिव प्रिसिशन में। नेक्स्ट जो है आर्टिकुलेशन। अब आर्टिकुलेशन में वो क्या करता है, अब वो अपना एक सीक्वेंस बना लेता है, अपना एक माइंड मैप बना लेता है कि मैंने इसको कैसे बनाना है। अब वो क्या करता है कि मैंने पहले स्ट्रोक बनाना है, फिर उसके बाद एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, उसके बाद एक स्टैंडिंग लाइन बनानी है, उसके बाद मतलब वो उसको एक अपना माइंड मैप बना के एक सीक्वेंस बना लेता है। और अब उसके जो वर्क है उसके अंदर स्पीड आ जाती है, वो जल्दी से बना लेता है। पहले जब वो बना रहा था पिछले ऑब्जेक्टिव तक, जब स्टूडेंट बनाता है कोई अल्फ़ाबेट, तो उसमें स्पीड मायने नहीं रखती, उसमें सिर्फ करेक्शन मायने रखती है, उसमें सिर्फ कि उसका कोई एरर ना हो। अब यहाँ पे स्पीड की बात की गई है आर्टिकुलेशन में कि वो अब स्पीड के ऊपर भी फोकस करता है और सीक्वेंस क्या है उसके ऊपर फोकस करता है कि मैंने किस सीक्वेंस में बनाना है और कितनी स्पीडली इसको बनाना है। अब उसको प्रैक्टिस कर करके उसको स्पीड से बनाना शुरू कर देता है। नेक्स्ट जो है नेचुरलाइजेशन। अब उसकी एक हैबिट बन जाती है, अब उसको पता चल जाता है कि मैंने अल्फ़ाबेट कैसे बनाना है, फिर वो वर्ड्स को लिखना सीखता है। तो इस तरह से राइटिंग की स्किल डेवलप की जाती है। ना सिर्फ राइटिंग की, आर्ट की स्किल भी इसी तरह से डेवलप की जाती है। जैसे टीचर कुछ ब्लैक बोर्ड पे फ्लावर बनाता है, स्टूडेंट उसको इमिटेट करता है, उसको कॉपी पे बनाता है अपने आप। उसके बाद मैनिपुलेट मीन्स अपने आप बनाने की कोशिश करता है उसको। अब टीचर उसको बोलता नहीं है कि ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ, उसको खुद से बनाने की कोशिश करता है मैनिपुलेशन में। और तीसरा जो है प्रिसिशन। अब वो उसको बार बार प्रैक्टिस करता है बनाने की। अब जब वो बनाता है तो उसमें एरर भी होंगे और एरर को करेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट जो है आर्टिकुलेशन। अब वो उसको स्पीडली बनाने की कोशिश करता है, स्पीड आ जाती है उसके उसमें उसके काम में, उसके आर्ट वर्क में। और नेक्स्ट जो है नेचुरलाइजेशन। अब उसकी वो नेचर में आ गया, उसकी हैबिट के अंदर आ गया। अब वो कहीं भी जहाँ भी उसको फ्लावर बनाना होगा, किसी और भी जगह पे, सिर्फ ना सिर्फ ये एक ही जगह पे इकल्ले हम फ्लावर की बात, जब भी उसको किसी सीनरी में बनाना है, कोई नेचुरल सीन ड्रॉ करना है, वहाँ पे भी वो उसको ईजिली ड्रॉ कर पाएगा। तो ये इस तरह से उसके नेचर के अंदर आ जाता है, उसकी एक हैबिट बन जाती है। तो ये जो ऑब्जेक्टिव दिए थे डेव ने, जो जिसको डेव टेक्सोनमी के नाम से भी जाना जाता है, ये साइकोमोटर डोमेन से रिलेटेड है और ये स्किल से रिलेटेड है। जब भी आप कोई स्किल सीखते हैं, ना सिर्फ राइटिंग और स्पीच की स्किल है, जैसे ड्राइविंग की स्किल सीखते हैं या आप स्विमिंग की स्किल सीखते हैं, या आप इवन जो आप टीचिंग की स्किल है, बीएड में जो टीचिंग की स्किल सीखेंगे 3rd सेमेस्टर के अंदर, तो वो सारे ऑब्जेक्टिव जो हैं साइकोमोटर डोमेन से रिलेटेड है। इसमें आपके हैंड का और जो आपका माइंड है, मसल्स का कोऑर्डिनेशन है, आपके मसल्स का और आपके दिमाग का कोऑर्डिनेशन की बात की जाती है साइकोमोटर डोमेन के अंदर। तो ये तीनों डोमेन से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स थे। अब हम बात करेंगे कि एक लेसन प्लान जो है कैसे, उसका एक फॉर्मेट क्या है, कैसे एक लेसन प्लान बनाया जाता है, क्या फॉर्मेट फॉलो किया जाता है। वैसे तो अलग अलग टीचिंग सब्जेक्ट्स के अंदर कुछ एक डिफरेंसेस भी हैं लेसन प्लान के। जैसे लैंग्वेज के अंदर अलग अलग, जब आप प्रोज पढ़ाते हो तो अलग तरह का एक मेथड फॉलो करते हैं। जब हम पोएम पढ़ाते हैं तो हम दूसरी तरह का मेथड फॉलो करते हैं, और ग्रामर पढ़ाते हैं तो एक अलग तरह का मेथड फॉलो करते हैं। पर यहाँ हम एक बेसिक फॉर्मेट की बात करेंगे। बेसिक फॉर्मेट क्या है लेसन प्लानिंग का। जब भी आप एक लेसन प्लान बनाते हैं तो सबसे पहले जब भी लेसन प्लान बनाना है तो उसके लिए हम एंट्रीज लिखते हैं ऊपर, जिसके अंदर पीटी रोल नंबर, पीटी मीन्स प्यूपिल टीचर, बीएड जो ट्रेनी होते हैं उनको प्यूपिल टीचर का नाम दिया जाता है, उनको प्यूपिल टीचर बुलाया जाता है। पीटी रोल नंबर, आपने अपना रोल नंबर लिखना है, क्लास कौन सी है, किस क्लास को आप पढ़ाने जा रहे हैं, 7th क्लास का लेसन है या 6th क्लास का लेसन है, वो आपने मेंशन करना है, डेट मेंशन करनी है। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, किस सब्जेक्ट का आप लेसन प्लान बनाने जा रहे हैं, ड्यूरेशन क्या है, और टॉपिक कौन सा आप पढ़ाने जा रहे हैं, वो हमने मेंशन करना है।
अब नेक्स्ट ये एंट्रीज लिखने के बाद जो नेक्स्ट जो स्टेप है वो है हम जनरल टीचिंग एड लिखते हैं। जनरल टीचिंग जो जनरली टीचर क्लास के अंदर यूज़ करता ही है, जैसे हम चौक यूज़ करते हैं छोटी क्लासेस में, तो हमें सिर्फ डाइस पे खड़े होकर लेक्चर नहीं देना होता, तो हम चौक, ब्लैक बोर्ड, डाइस को भी एक जनरल टीचिंग एड के अंदर रखा गया है। पॉइंटर है, ये सब चीज़ें जो जनरली यूज़ करता है टीचर उसको जनरल टीचिंग एड बोलते हैं और वो आपने लिखनी है। सेकंड जो है स्पेसिफिक टीचिंग एड, या उनको हम इंस्ट्रक्शनल टीचिंग एड का नाम देते हैं। इंस्ट्रक्शनल टीचिंग एड में आपने वो चार्ट या वो पीपीटी या वो मॉडल जो आप यूज़ करने जा रहे हैं उस टॉपिक को पढ़ाने के लिए, वो आपने मेंशन करना है यहाँ। और सिर्फ चार्ट इस तरह से, मान लीजिए आप चार्ट यूज़ कर रहे हैं तो चार्ट लिख के छोड़ नहीं देना। चार्ट किससे रिलेटेड है, अब आप पूरे टॉपिक को तो एक चार्ट से नहीं पढ़ा देंगे, कोई पर्टिकुलर पॉइंट, सब पॉइंट आप पढ़ाएंगे उस टॉपिक का उस चार्ट के माध्यम से। तो उस चार्ट के लिए आपने लिखना है चार्ट रिलेटेड टू द कॉजेज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, कि आपने ग्रीन हाउस इफेक्ट, मान लीजिए एक टॉपिक है आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड इट्स कॉजेज, तो आप उसके लिए सिर्फ आपने कॉजेज के लिए ही बनाया है वो चार्ट, तो आप क्या लिखेंगे, चार्ट रिलेटेड टू द ग्रीन कॉजेज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, या पीपीटी रिलेटेड टू द पीपीटी रिलेटेड टू ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्या उसका प्रोसेस क्या है, उससे रिलेटेड पीपीटी। अब नेक्स्ट इसके बाद इंस्ट्रक्शनल टीचिंग एड लिखने के बाद हम जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं उस सब्जेक्ट के, जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ाने जा रहे हैं। अब जनरल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर जो है आपने हर सब्जेक्ट के एक, जैसे ही किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, जैसे मान लीजिए अगर हम मैथ्स की बात करें तो उसके जनरल ऑब्जेक्टिव हर टॉपिक के लिए आपके डेली लेसन प्लान के लिए सेम ही होंगे। जैसे 3-4 हम ऑब्जेक्टिव लेके चलते हैं, टू डेवलप द लॉजिकल थिंकिंग ऑफ द स्टूडेंट, टू डेवलप द कैलकुलेशन पावर ऑफ द स्टूडेंट, इस तरह से 3-4 ऑब्जेक्टिव हैं जो हम लिख के चलते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर। इसके बाद हम मेन जो हमारा काम है वो हम बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव लिखते हैं, जिनको ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियरल टर्म्स भी हम बोल देते हैं। कई बार हम उनको इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स भी बोलते हैं और कई बार हम उनको बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स भी बोलते हैं। अब इन ऑब्जेक्टिव्स को लिखने के लिए आपने ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी का यूज़ करना है। ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी के लिए आपको कुछ एक एक्शन वर्ब बताए थे, जैसे नॉलेज के लिए डिफाइन करना है, रिकॉल करना है, और अंडरस्टैंडिंग के लिए डिफरेंशिएट करना, सिमिलैरिटी बताना। अब आपने उन एक्शन वर्ब का यूज़ करते हुए फ्यूचर टेंस के अंदर स्टेटमेंट फॉर्म में ऑब्जेक्टिव्स को लिखना है। जैसे स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन ग्रीन हाउस इफेक्ट, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिकॉल द कॉजेज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, इस तरह से स्टेटमेंट फॉर्म में लिखने हैं। और जो जो आपके एक्शन वर्ब, आपके जरूरी नहीं है कि सारे एक्शन वर्ब हर ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड जो एक्शन वर्ब आपके टॉपिक के अंदर यूज़ होंगे, जो भी एक्शन वर्ब यूज़ होते हैं उनको यूज़ करते हुए आपने ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम करने हैं, 5-6 जितने भी ऑब्जेक्टिव यूज़ होते हैं आपके इसमें। और हर ऑब्जेक्टिव को लेके, जैसे नॉलेज से लेना है आपने एक्शन वर्ब उठाने हैं, अंडरस्टैंडिंग से भी उठाने हैं, एप्लीकेशन से भी उठाने हैं, एनालिसिस से भी, सिंथेसिस, जो जो यूज़ होता है आपके टॉपिक के अंदर वो लेके आपने बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा काम है, नेक्स्ट जो टॉपिक जो पॉइंट है लेसन प्लानिंग के अंदर, पीके एज्यूम्ड है, प्रीवियस नॉलेज एज्यूम करनी है कि आपके टॉपिक से रिलेटेड स्टूडेंट्स को कितनी नॉलेज होगी, उससे रिलेटेड कितना पता होगा। अब आपने इसको भी एक सेंटेंस के अंदर ख़त्म नहीं कर देना। जैसे मेनली जो है बच्चे कैसे लिखते हैं, स्टूडेंट्स माइट हैव नॉलेज अब students might have knowledge about the general idea of greenhouse effect, इस तरह से students might have जनरल आइडिया अबाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट, इस तरह से नहीं छोड़ देना है इसको एक सेंटेंस के अंदर। इसको भी आपने पूरा एक्सप्लेन करके पूरा स्पेसिफाई करना है किस किस चीज़ की नॉलेज होगी। जैसे स्टूडेंट माइट हैव नॉलेज अबाउट डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, उसके बारे में पता होगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ाने से पहले उनको ओजोन लेयर की नॉलेज होगी, ओजोन लेयर क्या है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, और एक जनरल आइडिया उनको ग्लोबल वार्मिंग का भी होगा। तो इस तरह से आपने उसको पूरा खोल के लिखना है।
पूरा एक्सप्लेन करके लिखना है कि प्रीवियस नॉलेज एज्यूम जब करनी है आपने। उसके बाद क्योंकि हमने प्रीवियस नॉलेज के बेस पे जो आपने एज्यूम की है उसी के बेस पे प्रीवियस नॉलेज को टेस्ट करना है, पीके टेस्टिंग जिसको बोलते हैं। अब आपने पीके टेस्टिंग करनी है। अब पीके टेस्टिंग के लिए भी आपने कोशिश करनी है कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन से बचें, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं। वैसे हम कर भी सकते हैं, पीके टेस्टिंग में जो क्वेश्चन किए जाते हैं लेसन को इंट्रोड्यूस करने के लिए जो क्वेश्चन यूज़ किए जाते हैं उनको हम मान के चलते हैं कि हम वो डायरेक्ट क्वेश्चन भी कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चंस का आंसर देना उनके लिए ईजी नहीं होता है। तो आपने कोशिश करनी है कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन से बचो, जैसे व्हाट इज़ ओजोन लेयर, इस तरह से। तो बच्चा छोटा है तो वो डिफाइन नहीं कर पाएगा ओजोन लेयर को, उसको नॉलेज तो है उसके बारे में, तो उसको प्रॉपर वर्ड्स के अंदर नहीं वो डिफाइन कर पाएगा। तो जैसे यहाँ पे अगर हमने पीके टेस्टिंग करनी है इस टॉपिक के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं, पीटी विल शो अ फ्लैश कार्ड और अ चार्ट और डिफरेंट लेयर्स ऑफ अर्थ एंड आस्क द स्टूडेंट। अब आप उसके लिए एक चार्ट बना सकते हैं जिसमें आपने डिफरेंट लेयर्स बनाई हैं अर्थ की। अब आप स्टूडेंट से उनकी नेमिंग करा सकते हैं, नेम डिफरेंट लेयर्स ऑफ अर्थ, इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं पीके टेस्टिंग के लिए। फिर उसके बाद आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अब उसमें एक जो बच्चा जब लेयर्स बताएगा तो उसमें एक ओजोन लेयर भी एक वर्ड आएगा। अब उसी को आगे बढ़ाते हुए आपने सीक्वेंस में होने चाहिए क्वेश्चन भी आपके, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। व्हाई ओजोन लेयर इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, कि जो ओजोन लेयर है वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो इसी के आगे फिर व्हाट इज़ हैपनिंग टू ओजोन लेयर डे बाय डे, ओजोन लेयर डे बाय डे क्या हो रहा है, बच्चा आंसर देगा। ये एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स है कि डिप्लीशन हो रही है, ओजोन लेयर हमारी ख़त्म होती जा रही है, ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है। नेक्स्ट जो है अर्थ, अब आप बच्चे को फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, अर्थ टेम्परेचर इज राइजिंग एवरी ईयर, हर साल बढ़ रहा है अर्थ का टेम्परेचर। व्हाट इज़ द मेजर कॉज ऑफ इट, इसका क्या कारण है मेन। फिर आप लास्ट में जो क्वेश्चन कर सकते हैं अपने टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन, व्हाट इज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो अब बच्चा यहाँ पे आंसर दे भी सकता है, डर भी नहीं जाना कि मैडम ने तो बोला था कि आंसर देगा ही नहीं। यहाँ पे बच्चे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि बच्चा आंसर नहीं देगा, और इस टाइम आपने अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना है, जिसमें हम मेन हेडिंग लिखते हैं अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। आफ्टर गेटिंग, इस तरह से हम सेंटेंस लिखते हैं, आफ्टर गेटिंग सेटिस्फैक्ट्री और अनसेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स, पीटी विल अनाउंस हर टॉपिक या हिज टॉपिक। Well students, today we will study about greenhouse effect and its causes of greenhouse effect। चलिए नेक्स्ट जो है, अब इंट्रोडक्शन करने के बाद अब आपने टॉपिक को प्रेजेंट करना है, प्रेजेंटेशन से रिलेटेड है ये। अब प्रेजेंटेशन में भी हम डिफरेंट कॉलम्स की बात करते हैं, डिफरेंट कॉलम बनाते हैं, जिसमें हम फर्स्ट कॉलम के अंदर कंटेंट लिखते हैं। जो भी आपने कंटेंट पढ़ाना है वो अपने बुक से, आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसको लिखना है यहाँ पे कंटेंट को। अब आपने एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जब भी आप कंटेंट सेलेक्ट करते हैं, कोई कंटेंट आप पढ़ाते हैं, तो उसकी कंटेंट की आपने एनालिसिस ज़रूर करनी है। कंटेंट एनालिसिस के लिए आपने उसके अंदर आप कौन सी डेफिनेशन कराएंगे, कौन से मेन पॉइंट्स आप उसके अंदर कवर कराएंगे, कौन से सब पॉइंट्स आप उसके अंदर कराएंगे, वो सारा आपने एनालाइज करना है। उसके बाद कंटेंट के बाद जो सेकंड कॉलम है वो प्यूपिल टीचर एक्टिविटी का है। अब आपने यहाँ पे जो भी आप बच्चों को चार्ट दिखाते हैं, कोई क्वेश्चनिंग करते हैं, वो सारे यहाँ पे मेंशन करना है। नेक्स्ट जो कॉलम है प्यूपिल्स एक्टिविटी से रिलेटेड है, और उसके बाद टीचिंग एड जो आप यूज़ करते हैं, और लास्ट जो है बीबी वर्क है, जो ब्लैक बोर्ड वर्क आप करते हैं। तो फर्स्ट जो कॉलम है हमने कंटेंट की बात की है, वो आपने टेक्स्ट बुक से लिखना है जो आप पढ़ाने जा रहे हैं। जैसे हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट के टॉपिक की बात की है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है वो आप टेक्स्ट बुक से यहाँ पे लिखेंगे कि जो आप कंटेंट पढ़ाएंगे। अब दूसरा जो है पीटी एक्टिविटी। अब पीटी एक्टिविटी में भी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अब यहाँ पे मेनली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सीधा पढ़ाना शुरू कर देते हैं। जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसको पढ़ाना शुरू कर देंगे या पीपीटी से या चार्ट से, और दूसरे कॉलम में जो प्यूपिल टीचर वाला कॉलम है उसमें लिखते रहेंगे स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली, यहाँ पे प्यूपिल टीचर विल एक्सप्लेन दिस। आपने इस तरह से नहीं करना है, यहाँ पे भी आपने क्वेश्चनिंग यूज़ करनी है। क्वेश्चंस हमारे 3 तरह के होते हैं। एक तो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन जो हमने प्रीवियस नॉलेज के लिए यूज़ किए थे,
प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करने के लिए इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। अब दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन हैं, जो हम डेवलपिंग क्वेश्चन जिनको बोलते हैं, जो हम लेसन प्लान के अंदर यूज़ करते हैं, जब हम पढ़ाते हैं, लेसन को डेवलप करने के लिए यूज़ करते हैं, उनको हम डेवलपिंग क्वेश्चन बोलते हैं। और तीसरे जो होते हैं वो रिकैप्चुलेटरी क्वेश्चन, जब आप टॉपिक को पढ़ा चुके हैं उसके बाद जब आप ये चेक कर स्टूडेंट की नॉलेज को चेक करने जा रहे हैं तो वो रिकैप्चुलेटरी क्वेश्चन होते हैं। अब यहाँ पे जब प्रेजेंटेशन आप करते हैं, लेसन को प्रेजेंट करते हैं, टॉपिक आप पढ़ा रहे होते हैं, यहाँ पे हमने डेवलपिंग क्वेश्चन यूज़ करने हैं। अभी डेवलपिंग क्वेश्चन किस तरह से आप यूज़ करोगे, सीधा नहीं आपने टॉपिक को पढ़ाना शुरू कर देना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर हम ग्रीन हाउस टॉपिक की बात करते हैं, पीटी विल स्टार्ट विद एटमॉस्फेयर, डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर से पीटी स्टार्ट करेगा। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन करोगे, अब आपने कीवर्ड्स, जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंदर कुछ कीवर्ड्स आ रहे हैं कंटेंट में, आप देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ अ प्रोसेस वेयर इट इज़ हैपनिंग व्हेन गैसेज इन द अर्थ, इस तरह से आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट है। तो यहाँ पे प्रोसेस एक कीवर्ड है, यहाँ पे गैसेज एक कीवर्ड है, एटमॉस्फेयर एक कीवर्ड है, लेयर्स एक कीवर्ड है। तो ये कीवर्ड्स आपने उठाने हैं और इनका पता होता है स्टूडेंट्स को, इन कीवर्ड्स का, तो उनसे आपने क्वेश्चनिंग शुरू करनी है। डेवलपिंग क्वेश्चन आपने उन कीवर्ड्स से बनाने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने क्वेश्चन बनाया है, एक डेवलपिंग क्वेश्चन बनाया है, देयर इज अ लेयर ऑफ गैसेज अराउंड द अर्थ, व्हाट डू वी कॉल दिस। और यहाँ पे जो डेवलपिंग क्वेश्चन होंगे वो डायरेक्ट कभी भी नहीं होंगे, आपने डायरेक्टली व्हाट इज या डिफाइन इस तरह के क्वेश्चन नहीं करने हैं डेवलपिंग क्वेश्चन के लिए। यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन, इसमें आप प्रॉम्प्ट भी कर सकते हैं, स्टूडेंट्स को क्लू भी दे सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बनाया है, देयर इज अ लेयर ऑफ गैसेज अराउंड द अर्थ, व्हाट डू वी कॉल दिस, कि एक लेयर होती है अर्थ के अराउंड, उसको हम क्या बोलते हैं। तो यहाँ स्टूडेंट का रिस्पॉन्स आएगा एटमॉस्फेयर, तो आपने उसको प्यूपिल वाले कॉलम में लिखना है। और इधर आपने इसको क्वेश्चन का जो क्वेश्चन को उसके आंसर को रिपीट करके आपने ब्लैक बोर्ड पे भी लिखना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि क्लास के अंदर सारे स्टूडेंट्स को ही पता होगा, ताकि जिनको नहीं भी पता है उनको भी पता चल जाए। तो इस तरह से अब ये जो डेवलपिंग क्वेश्चन भी आप करते हैं वो आप इंडिविजुअल स्टूडेंट से भी कर सकते हैं या पूरी क्लास को भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चन। वो हम जब स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग करेंगे माइक्रो टीचिंग में, तब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से अब क्वेश्चनिंग की जाती है ये डेवलपिंग क्वेश्चन वाली। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन हमने बनाया है कि क्या जो अर्थ, जो सन की जो सारी हीट है वो अर्थ पे पहुंचती है। अब स्टूडेंट का आंसर आएगा नो, नहीं, ये सारी हीट नहीं पहुंचती है, तो ये कहाँ जाती है। तो गैसेस हैं जो वो एक्स्ट्रा हीट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, इस तरह से आंसर करेगा स्टूडेंट। तो इन सारे क्वेश्चंस का स्टूडेंट्स को पता है आंसर, तो आप उनसे आंसर लेते जाएंगे इनका। और उसके बाद आप लास्ट में जब, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, फिर जब आप ये क्वेश्चन करेंगे तो स्टूडेंट को इसका जनरल जो आइडिया होगा वो तो वो बता देंगे, वो प्रॉपरली इसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तब आपने उस टाइम पे अपनी पीपीटी दिखाते हुए या जो भी आपने चार्ट बनाया है उसको यूज़ करते हुए आपने उनको ग्रीन हाउस इफेक्ट को एक्सप्लेन करना है। तो इस तरह से, और वो जो आपने एक्सप्लेन किया है या जो पीपीटी है उसके हैंड आउट्स आपने टीचिंग एड वाले कॉलम में लगाने हैं, या जो चार्ट आपने बनाया है उसका मिनिएचर बना के आपने टीचिंग एड वाले कॉलम में लगाना है। तो इस तरह से आपने क्वेश्चंस किए, उसके बाद आपने मेन टॉपिक को एक्सप्लेन किया। इसी तरह जब हम कॉजेज़ करेंगे तो एक एक कॉजेज़ से, जो भी उसके कॉजेज़ हैं, जैसे डिफॉरेस्टेशन एक कॉज है, तो उससे कीवर्ड्स उठा के उसको सिंपल क्वेश्चंस में फ्रेम करके स्टूडेंट से आंसर लेंगे और फिर मेन कॉजेज को हम एक्सप्लेन करेंगे इस तरह से। तो डेवलपिंग क्वेश्चन करते हुए ही हमने टॉपिक को एक्सप्लेन करना, ना कि बस इधर आपने एक्सप्लेन करते गए कि प्यूपिल टीचर विल एक्सप्लेन द टॉपिक और स्टूडेंट विल राइट डाउन इन द नोटबुक या विल लिसन केयरफुली। हमेशा ये काम नहीं करना है, क्वेश्चंस भी आपने बनाने हैं। तो ये प्रेजेंटेशन से रिलेटेड है। उसके बाद प्रेजेंटेशन करने के बाद आपने टॉपिक को समराइज करना है, समराइजेशन ऑफ द टॉपिक होता है, जिसमें आपने पूरा टॉपिक जो भी पढ़ाया है उसको आपने समराइज करना है कि आज हमने अपने टॉपिक के अंदर, लेसन को एकदम क्लोज नहीं कर देना है। जब भी आप टॉपिक पढ़ाते हैं पहले समराइज करना है कि आज हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ा, उसके ये कॉजेज हैं वो पढ़े। तो इस तरह से आपने लेसन को क्लोज करना है। इसको भी लेसन क्लोजिंग की स्किल बोलते हैं कि आपने समराइज करके उसको, तब आप लेसन को क्लोज करते हैं। उसके बाद समराइजेशन के बाद हमने रिकैप्चुलेशन करनी है। अब रिकैप्चुलेशन में जो हमने यहाँ पे हमने रिकैप्चुलेटरी क्वेश्चन यूज़ करने हैं।
जो मैंने 3 डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन की बात करी थी। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन जो हमने पीके टेस्टिंग के लिए यूज़ करने हैं, डेवलपिंग क्वेश्चन जो हमने प्रेजेंटेशन के टाइम पे यूज़ करने हैं, और तीसरा जो है रिकैप्चुलेटरी क्वेश्चन, वो हमने रिकैप्चुलेशन के लिए जो आप टॉपिक पढ़ा चुके हो उसकी नॉलेज को टेस्ट करने के लिए आपने जो क्वेश्चन करने हैं। और नॉलेज को टेस्ट करने के लिए जो आप क्वेश्चन करोगे वो आप जो आपने बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव बनाए हैं उनकी टर्म्स में ही करोगे, जो आपने इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव फ्रेम कर रहे हैं कि आपके स्टूडेंट्स के अंदर ये चेंजेस आ जाएंगे। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब आप ये ऑब्जेक्टिव मान के चले थे कि आपके पढ़ाने के बाद आपका जो स्टूडेंट है वो डिफाइन कर पाएगा ग्रीन हाउस इफेक्ट को, तो अब आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हो। डिफाइन ग्रीन हाउस इफेक्ट इन योर टर्म्स, इन योर वर्ड्स, ठीक है, इस तरह से। तो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हो और नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट जो है वो आप होमवर्क आपने देना है। होमवर्क के लिए भी आपने क्वेश्चंस बनाने हैं यहाँ डिफरेंट टाइप्स के, या आप कोई चार्ट बनवा सकते हो स्टूडेंट से ग्रीन हाउस से इफेक्ट से रिलेटेड। तो ये फॉर्मेट था लेसन प्लानिंग का। अब नेक्स्ट हम वीडियो में बात करेंगे, माइक्रो टीचिंग की बात करेंगे कि माइक्रो टीचिंग क्या होती है, उससे रिलेटेड डिफरेंट स्किल्स क्या हैं। अब वो हम इस लेसन प्लान में से भी, जो हमने पूरा लेसन प्लान अभी बनाया है फॉर्मेट, उसी से हम स्किल्स को निकाल लेंगे। अब ये पूरे लेसन प्लान के अंदर ही छुपी हुई है वो स्किल, माइक्रो टीचिंग की जो स्किल है जो आपने प्रैक्टिस करनी है, तो वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी कमेंट करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।